हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को पार्ट 9 का आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 में आगे हम लोग पढ़ते हैं मूलभूत कर्तव्य। मूलभूत कर्तव्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही लोग अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों के प्रति जागृत यानी सजग थे। जिस प्रकार नागरिकों को अपने मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार नागरिकों के कुछ मूलभूत कर्तव्यों का समावेश 1976 के संवैधानिक संशोधन यानी सुधार द्वारा संविधान में किया गया है। कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्यों के रूप में समावेश का उद्देश्य देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति नागरिकों को जागृति यानी सजगता लाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों को प्रतिबद्ध बनाना था। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता तथा सार्वभौमिकता की सुरक्षा में अपना यथासंभव यानी जितना उससे हो सकता है सहयोग दे। देश और समाज के प्रति शांति, सुरक्षा, सद्भावना, संवादितता तथा सांप्रदायिक सौहार्द की भावना यानी भाईचारे की भावना बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पाठ्य पुस्तकों के प्रथम पृष्ठ पर इन कर्तव्यों को दर्शाया गया है। इसमें बता रहे हैं कि भारत के पुराने समय से ही लोग अधिकारों के तुलना में कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा सजग थे। जिस प्रकार नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार नागरिकों के कुछ मूलभूत कर्तव्यों का समावेश 1976 के संवैधानिक सुधारों द्वारा संविधान में किया गया। कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्यों के रूप में समावेश का उद्देश्य है देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति नागरिकों को सजग कर राष्ट्र की उन्नति के लिए उनको प्रतिबद्ध बनाना था। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता तथा सार्वभौमिकता की सुरक्षा में अपना जितना हो सकता है उतना सहयोग दे। देश और समाज के प्रति शांति, सुरक्षा, सद्भावना, संवादितता तथा सांप्रदायिक सौहार्द यानी भाईचारे की भावना बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और इसको पाठ्य पुस्तक के पहले पेज पर ही इन कर्तव्यों को बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। संविधान का पालन करना तथा संविधान में व्यक्त आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज के प्रति आदर रखना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के उदात्त यानी उत्तम श्रेष्ठ विचारों तथा प्रेरणादायी आदर्शों का आदर करना तथा उनके अनुसार आचरण यानी व्यवहार करना। तीसरा है भारत के सार्वभौमिकता, एकता तथा अखंडता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना। आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रहना तथा उत्साहपूर्वक शामिल होना। भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना में वृद्धि करना, लोगों के बीच सामंजस्य यानी तालमेल स्थापित करना तथा महिलाओं के गौरव का हनन यानी हत्या करने वाले मुद्दों का परित्याग करना। राष्ट्र की समृद्धि तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यानी परंपरा की सुरक्षा करना। सातवां है जंगल, सरोवर, नदियों तथा वन्य जीवों यानी वन के जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन यानी वृद्धि करना, सभी जीवों के प्रति दया रखना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा अनुसंधान यानी खोजों जैसे कार्यों का विकास करना। नवां है सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। इसमें बता रहे हैं कि संविधान का पालन करना तथा संविधान में प्रकट किए गए आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रगीतों, राष्ट्रध्वज के प्रति हमें आदर रखना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं कि स्वतंत्र संग्राम में श्रेष्ठ विचारों तथा प्रेरणा, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसे आदर्शों का आदर करना तथा उनके अनुसार अपना व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है भारत की सार्वभौमिकता,
एकता एवं अखंडितता का समर्थन और उसकी रक्षा करना चाहिए। चौथा है आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए और खुशी खुशी उसमें शामिल होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। पांचवा है भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना में वृद्धि करना, लोगों के बीच तालमेल स्थापित करना तथा महिलाओं के गौरव का अगर हत्या हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है तो ऐसे विषयों को छोड़ देना चाहिए। छठा है राष्ट्र की समृद्धि यानी संपन्नता तथा समृद्ध संस्कृति, विरासत यानी परंपरा की सुरक्षा करना चाहिए। सातवां है जंगल, सरोवर यानी तालाब, नदियों तथा वन्य के जीवों के साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उनकी वृद्धि करना, सभी जीवों के प्रति दया रखना चाहिए। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक के नज़रिए से मानववादी यानी मानवता के साथ अनुसंधान जैसे खोजों का विकास करना। नवा है सार्वजनिक संपत्ति यानी जो सरकारी संपत्ति है सभी उसका उपयोग करते हैं, ऐसे संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, किसी को किसी प्रकार का दुख न पहुंचाए, मार काट नहीं करे, ऐसी प्रवृत्ति से दूर रहे, उसका त्याग करे। आगे पढ़ते हैं। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता यानी बड़प्पन प्राप्त करने के लिए सतत यानी लगातार प्रयत्नशील रहे यानी कोशिश करता रहे, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और सिद्धियों को प्राप्त करता रहे। 11वां है अपने बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य एवं सार्वत्रिक रूप से शिक्षा देना उनके माता पिता का कर्तव्य है। इसमें कह रहे हैं कि 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में बड़प्पन बड़ाई प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे देश लगातार प्रगति करे और सिद्धियों को यश को प्राप्त करता रहे। और 11वां है अपने बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य एवं सार्वत्रिक रूप से शिक्षा देना उनके माता पिता का धर्म है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत में प्रति वर्ष 6 जनवरी को मूलभूत कर्तव्य दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। इन कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए सजा का प्रावधान यानी नियम बनाया गया है। नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, इसके लिए नागरिकों में सजगता तथा जागृति लाने के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहकर प्रयास करना चाहिए। समाज में फैली अनेक सामाजिक बुराइयां तथा अन्यायों जैसे कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत, बेगार प्रथा यानी बिना मन का किया गया काम, बाल मजदूरी यानी कम उम्र के बच्चों से कराया गया काम, स्त्री शोषण यानी स्त्रियों के प्रति अन्याय, जातीय हिंसा यानी जात को लेकर मार झगड़े, दहेज प्रथा यानी दहेज लेना, स्त्री भ्रूण हत्या यानी गर्भ में ही बच्चियों को मरवा देना, ऐसे अनेक कुरीतियों, अंधविश्वास, वहम आदि अस्थायी रूप से समाप्त हो, इस बात की निगरानी रखने की जवाबदारी तथा कर्तव्य एक नागरिक के रूप में हम सभी का है। इन मूलभूत कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यदि भविष्य के नागरिक ऐसे बालकों एवं किशोरों में इन कर्तव्यों के संबंध में व्यापक यानी अधिक रूप से प्रचार प्रसार हो, विस्तार हो, इनके महत्व और उपयोगिता के विषय में इन्हें जानकारी प्रदान की जाए तो भविष्य के इन नागरिकों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना, विश्व बंधुत्व यानी पूरे विश्व में भाईचारे की भावना, न्यायपूर्ण तथा शोषण विहीन यानी अन्याय मुक्त समाज की रचना के उच्च आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें बता रहे हैं कि भारत में हर वर्ष 6 जनवरी को मूलभूत मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। इन कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए दंड का भी नियम बनाया गया है। नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें, इसके लिए नागरिकों में जागृति लाने के लिए शिक्षकों को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। समाज में फैली अनेक सामाजिक बुराइयां जैसे कि छुआछूत, बिना मन से किया गया काम, छोटे कम उम्र के बच्चों से करवाया गया काम, स्त्रियों के प्रति अन्याय, जाति पात को लेकर लड़ाई झगड़े, दहेज लेने की प्रथा,
बच्चियों को गर्भ में ही मरवाने जैसी अनेक बुराइयां, अंधविश्वास, वहम यानी गलतफहमी आदि अस्थायी रूप से समाप्त हो, खत्म हो जाए, इस बात की निगरानी रखने की जवाबदारी तथा कर्तव्य एक नागरिक के रूप में हम सभी लोगों का है। इन मूलभूत कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यदि भविष्य के आने वाले समय के नागरिक ऐसे बालकों एवं किशोरों में इन कर्तव्यों के संबंध में अधिक से अधिक विस्तार करें, प्रचार करें और इनके महत्व और उपयोगिता के विषय में इन्हें ज्ञान दें, तो भविष्य के इन नागरिकों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना, विश्व में भाईचारे की भावना, न्यायपूर्ण तथा शोषण विहीन यानी अन्याय मुक्त समाज की रचना के उच्च आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग नीति विषयक यानी नीतिपरक क्षेत्रों में किन किन नीतियों का निर्माण करना, इस विषय में मार्गदर्शन देना है। ये सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांत होने के कारण इन सिद्धांतों के अमल यानी लागू के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं, परंतु नीतियों के निर्माण में इन सिद्धांतों को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करना तथा उनका अमल करवाना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। कह रहे हैं कि नए राजनीति के मार्गदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाले सिद्धांतों का समावेश संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का लक्ष्य वर्तमान यानी अभी तथा आने वाले समय में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग नीति विषयक क्षेत्रों में किन किन नीतियों का रचना करना, इस संदर्भ में मार्गदर्शन देना है। ये सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांत होने के कारण इन सिद्धांतों के लागू के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं, मजबूर नहीं हैं, विवश नहीं है, लेकिन नीतियों के निर्माण में इन सिद्धांतों को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करना तथा उनका अमल करवाना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इन सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ऐसी समाज रचना करना जिसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। राज्यों के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों तथा ध्येयों को पूर्ण करने के लिए नीति निर्माण में आवश्यक दिशा निर्देशन देना है। न्यायपालिका द्वारा इन सिद्धांतों के अमल करवाने के प्रावधान का संविधान में कोई उल्लेख यानी वर्णन नहीं है। इन मूलभूत सिद्धांतों से हमें कोई कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त होता और न ही कोई कानूनी मदद प्राप्त होती है। इसके बावजूद राज्य के कानून निर्माण तथा उसके संचालन में ये आधारभूत है, बुनियाद है। कितने ही अधिकारों का समावेश संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में किया गया है जो तुरंत दिए जा सके ऐसे थे, परंतु दूसरे बहुत से अधिकारों का समावेश राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है। जैसे जैसे वह राज्य व्यवस्था मजबूत और समृद्ध यानी संपन्न बनती जाए, वैसे वैसे भविष्य में यानी आने वाले समय में इन अधिकारों को दिए जाने का विचार संविधान सभा का था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन अधिकारों के विषय में इनका महत्व बताते हुए कहा कि देश के शासन में ये अधिकार आधारभूत सिद्धांत है। हमारे संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास यानी प्रयत्न किया गया है, परंतु सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। कह रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं कि इन सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यानी लक्ष्य एक ऐसी समाज की रचना करना है जिसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। राज्यों के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों तथा ध्येयों को पूरा करने के लिए नीति निर्माण में आवश्यक दिशा निर्देश देना है। नगर पालिका द्वारा इन सिद्धांतों को लागू करवाने के प्रावधान का संविधान में कोई उल्लेख यानी वर्णन नहीं है। इन मूलभूत सिद्धांतों से हमें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता और न ही कोई कानूनी मदद मिलती है। इसके बावजूद
राज्य ने कानून निर्माण तथा उसके संचालन में ये आधारभूत यानी बुनियाद है। कितने ही अधिकारों का समावेश संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में किया गया है जो तुरंत दिए जा सके ऐसे थे, लेकिन कुछ बहुत दूसरे अधिकार का भी समावेश राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है। जैसे जैसे राज्य व्यवस्था मजबूत यानी ताकतवर और समृद्ध यानी संपन्न बनती जाए, वैसे वैसे आने वाले समय में इन अधिकारों को दिए जाने का विचार संविधान सभा का था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन अधिकारों के विषय में इसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि देश के शासन में ये अधिकार आधारभूत सिद्धांत है। हमारे संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है, अमान्य है। आगे पढ़ते हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को विविध भागों में विभाजित कर जानकारी प्राप्त करें। ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं, इन सिद्धांतों को अलग अलग भागों में बांटकर इनके विषय में हम ज्ञान लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आर्थिक नीतियों के संदर्भ में सिद्धांत। आर्थिक नीतियों के निर्माण में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का समावेश किया गया है जो निम्न अनुसार है। इसमें कह रहे हैं कि आर्थिक नीति के रचना में अनेक महत्वपूर्ण आवश्यक सिद्धांतों को लिखा गया है, समाहित किया गया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो निम्नानुसार है। पहला है, सभी नागरिकों के महत्तम कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो इस प्रकार से समाज के भौतिक संसाधनों का मालिकी यानी जायदाद तथा नियंत्रण का विभाजन करना। इसमें कह रहे हैं कि सभी नागरिकों के महत्तम कल्याण या भलाई का उद्देश्य पूरा हो इस प्रकार के समाज के भौतिक संसाधनों का तथा जायदाद तथा नियंत्रण का विभाजन करना। दूसरा है, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का किसी एक समूह या वर्ग में केंद्रीकरण न हो, राज्य द्वारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। दूसरे में बता रहे हैं कि संपत्ति या जो उत्पादन के साधन हैं उनका किसी एक समूह या एक वर्ग में उनका केंद्रीकरण न हो, खाली वहीं तक पहुंच पाए, ऐसे राज्य द्वारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। तीसरा है, पुरुषों तथा स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त हो, राज्य ऐसा प्रयास करेंगे। तीसरे में बता रहे हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको एक समान काम के लिए एक समान वेतन मिलना चाहिए, ऐसा राज्य कोशिश करेंगे। चौथा है, कार्यस्थल पर सभी कर्मचारी का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ऐसी मानवीय परिस्थिति का निर्माण करना। स्त्री पुरुषों तथा कम आयु वाले बालकों का आर्थिक मजबूरी के कारण स्वास्थ्य बिगड़े ऐसे काम धंधे या बिन आरोग्यप्रद स्थलों पर तथा जोखिमपूर्ण कार्य न करना पड़े। चौथे में बता रहे हैं कि कार्य की जगह पर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ऐसी मानवीय परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए। स्त्री पुरुष तथा कम आयु वाले बालकों का आर्थिक मजबूरी के कारण उनकी मजबूरी पैसे की घर अच्छे से नहीं चल पा रहा हो, तो इस कारण से उनका स्वास्थ्य बिगड़े ऐसे काम धंधे जहाँ पे कोई आरोग्य केंद्र न हो, प्राथमिक चिकित्सा न हो, ऐसे स्थानों पर जोखिमपूर्ण यानी खतरा से भरा कार्य करना न पड़े। पांचवा है, औद्योगिक इकाइयों में संचालन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए राज्य प्रयास करेगा। पांचवें में बता रहे हैं कि औद्योगिक इकाइयों में संचालन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी यानी सहभागी के लिए राज्य प्रयास करेगा। आगे पढ़ते हैं। छठा है, आर्थिक समस्याओं के कारण किसी बालक का शोषण न हो, वह स्वस्थ तथा स्वतंत्र रूप से गौरवपूर्ण स्थिति में स्वस्थ विकास करे, इसके लिए आवश्यक अवसर तथा सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएंगे। छठे में बता रहे हैं कि आर्थिक समस्याओं के कारण किसी मजबूरी के कारण बालक का शोषण न हो, घर में स्थिति अच्छी न हो, तो इस कारण से वह स्वस्थ तथा स्वतंत्र रूप से
गौरवपूर्ण स्थिति में स्वस्थ विकास करे, उसका विकास हो, इसके लिए जो आवश्यक हो ऐसे मौके तथा सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएंगे। 7वां है, स्त्रियों की प्रसूति के समय आवश्यक अवकाश तथा सुविधाएं पूरी की जाएं। कर्मचारी राज्य बीमा कानून, बोनस धारा, प्रसूति अवकाश धारा, ग्रेजुएटी धारा आदि कानून मानवीय आधार पर प्राप्त हो, इस आशय से इन सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। करें स्त्रियों को जब बच्चा होने वाला होता है, डिलीवरी के समय आवश्यक छुट्टी तथा सुविधाएं पूरी की जाएं, उनको दी जाएं। कर्मचारी राज्य बीमा कानून, बोनस धारा, प्रसूति अवकाश धारा, ग्रेजुएटी धारा आदि कानून मानवीय यानी मानवता के आधार पर प्राप्त हो, इस संबंध से इन सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। आगे है 8वां, कृषि तथा पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक स्तर पर विकास हो, राज्य ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू यानी दूध देने वाले प्राणियों, भारवाहक यानी बोझ ढोने वाले प्राणियों, बैलों, घोड़ों, गधों आदि के कत्ल यानी उनकी हत्या को रोकने का प्रयास करेंगे। 8वें में बता रहे हैं कि कृषि तथा पशुपालन का नए पद्धति और वैज्ञानिक स्तर पर विकास हो, उसकी प्रगति हो, राज्य ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। गायों, बछड़ों, दूसरे दूध देने वाले प्राणी, बोझ ढोने वाले प्राणी, बैलों, घोड़ों, गधों, इनका हत्या न हो, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। 9वां है, राज्य में सबको समान न्याय प्राप्त हो, आर्थिक या असमर्थता के कारण किसी भी ज़रूरतमंद नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर का इनकार नहीं किया जाए तथा उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। राज्य ऐसी व्यवस्था करे तथा इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करे। 9वें में बता रहे हैं कि राज्य में सभी को एक समान न्याय मिले, आर्थिक या वह समर्थ नहीं, उस योग्य नहीं है, उस कारण से किसी भी ज़रूरतमंद नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर को मना नहीं किया जा सकता, उसको न्याय दिया जाए, उसे मुफ्त में कानूनी सहायता मदद प्राप्त हो, ऐसे राज्य में व्यवस्था करें तथा इस प्रकार के कानूनों की रचना करें। आगे पढ़ते हैं, सामाजिक नीतियों से संबंधित सिद्धांत। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बाकी रहे वंचित यानी बाकी समूहों जैसे समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के विकास के लिए राज्यों को सावधानीपूर्वक विशेष प्रयास करने होंगे, जिससे सामाजिक अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसमें करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाकी रहे जो समूह हैं जैसे समाज के कमज़ोर वर्ग के शैक्षणिक तथा आर्थिक भलाई के विकास के लिए राज्यों की सावधानीपूर्वक विशेष प्रयास करने होंगे, जिससे सामाजिक अन्याय तथा उनके शोषण के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सके, मिल सके उन्हें। आगे पढ़ते हैं, भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समान दीवानी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण तथा न्याय व्यवस्था का संचालन राज्य इस प्रकार करे कि सबको न्याय प्राप्त होता रहे। विवाह, तलाक, भरण पोषण, दत्तक कानून यानी कि बच्चे को गोद लेने के लिए कानून जो बना है उसे दत्तक कानून कहते हैं। वसीयत आदि में एक समान दीवानी कानूनों का निर्माण करके सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाए। राज्य में सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार प्राप्त हो। वृद्धावस्था यानी बूढ़े होने की अवस्था में बीमारी, अशुभ प्रसंग यानी किसी के मर जाने जैसे दुर्घटना, खराब स्थिति में आदि में सरकारी सहायता प्राप्त हो, इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान यानी नियम बनाएगी। कह रहे हैं कि भारत में निवास करने वाले यानी रहने वाले सभी नागरिकों को एक समान दीवानी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण तथा न्याय व्यवस्था का सही ढंग से उपयोग हो, संचालन हो। राज्य इस प्रकार से करे कि सबको न्याय प्राप्त होता रहे। विवाह, तलाक,
भरण पोषण, दत्तक कानून, वसीयत आदि में एक समान दीवानी कानूनों का निर्माण करके सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाए। राज्य में सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार मिले। बूढ़े हो जाने पर, बीमारी की अवस्था में, अशुभ प्रसंग आदि में सरकारी सहायता मिले। इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी, नियम बनाएगी, व्यवस्था करेगी। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है राजकीय तथा विदेश नीति विषयक सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाए तथा ये स्वराज्य की एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इसलिए इन्हें आवश्यक शासन तथा अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करें। इस पहले बता रहे हैं पहले कि ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए राज्य जो उचित कदम है उसे उठाए, ये स्वराज्य की इकाई के रूप में काम कर सके, इसलिए इन्हें आवश्यक शासन तथा अधिकार और आर्थिक सहायता यानी मदद दे। दूसरा है राज्य सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग तथा स्वतंत्र रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर तथा निर्भीक रूप से न्याय कर सके। दूसरे बता रहे हैं कि राज्य सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग तथा आज़ाद रखने के लिए आवश्यक जो उचित कदम है उठाएं, जिससे न्यायाधीश न्याय निष्पक्ष, निडर, बिना डर के, निर्भीक रूप में न्याय कर सके। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए विश्व के देशों के बीच न्यायपूर्ण तथा गौरवपूर्ण संबंधों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों के प्रति आदर में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों, प्रश्नों का शांतिमय रीति से निराकरण लाने का राज्य प्रयत्न करेंगे और उसे प्रोत्साहन देंगे। तीसरे में बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर शांति, सुरक्षा तथा उसकी प्रगति के लिए विश्व के दो देशों के बीच न्यायपूर्ण तथा गौरवपूर्ण मित्रता के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा समझौतों के प्रति आदर में वृद्धि यानी विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों, प्रश्नों का शांतिमय तरीके से उसका समस्या निकालने का राज्य प्रयत्न करे और उसे बढ़ावा देंगे। आगे पढ़ते हैं। चौथा है शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति संबंधित सिद्धांत। 14 वर्ष की उम्र में के सभी बालकों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करेंगे, जो अब मूलभूत अधिकार बन गया है। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए सभी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों, स्थलों, कलाकृतियों, इमारतों के मूल स्वरूप में परिवर्तन, लूटपाट, नुकसान, विकृति यानी विकार, स्थलांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह का परिवर्तन, बदलाव तथा उनके नुकसान को रोकना तथा उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस तरह इन सिद्धांतों का उद्देश्य यानी यह लक्ष्य यह देखना है कि राष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की सही तरीके से सुरक्षा हो। इसमें बता रहे हैं कि 14 वर्ष के उम्र के सभी बालकों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर मुफ्त तथा अनिवार्य यानी आवश्यक शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयास करे, जो अब उनका मौलिक अधिकार बन गया है। राष्ट्रीय महत्व के रूप में ऐलान किए गए सभी कलात्मक और ऐतिहासिक यानी इतिहास से जुड़े महत्व वाले स्मारक, स्थल यानी स्थानों, कलाकृतियों, इमारतों के मूल स्वरूप में बदलाव, लूटपाट, नुकसान, विकृति यानी विकार, दोष, स्थलांतरण यानी परिवर्तन तथा उनके नुकसान को रोकना तथा उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस तरह इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह देखना है कि राष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की सही तरीके से सुरक्षा हो। आगे पढ़ते हैं। 5वां है स्वास्थ्य विषयक नीति से संबंधित सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करे
तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सेवाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाना, यह राज्य का मौलिक कर्तव्य है। पहले में बता रहे हैं कि लोगों के स्वास्थ्य तथा उनके पोषण के स्तर में सुधार हो, इसके लिए राज्य कोशिश करे तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सेवाओं में विकास के लिए जो उचित कदम है उठाएं, यह राज्य का मूलभूत कर्तव्य है। दूसरा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों, शराब, मादक द्रव्यों आदि पर राज्य प्रतिबंध यानी रोक लगाए। औषधि उपयोग के अलावा मादक पेय पदार्थ, ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थों पर राज्य प्रतिबंध लगाए। दूसरे में बता रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक है ऐसे नशीले पदार्थ, शराब, मादक द्रव्य आदि पर राज्य रोक लगाए। औषधि यानी दवाओं के उपयोग के अलावा मादक पेय पदार्थ, ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थों पर राज्य रोक लगाए। तीसरा है देश में पर्यावरण प्रदूषण कम कर उसकी सुरक्षा तथा उसमें सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयास करे। देश में आए हुए जंगलों तथा वनस्पतियों की रक्षा के लिए राज्य विशेष यानी खास व्यवस्था करेंगे। तीसरा बता रहे हैं कि देश में पर्यावरण प्रदूषण कम कर उसकी सुरक्षा में सुधार हो, इसके लिए राज्य कोशिश करे। देश में आए हुए जंगलों तथा वनस्पतियों की रक्षा के लिए राज्य विशेष तरह का व्यवस्था करे। आगे पढ़ते हैं। चौथा है कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्राप्त हो। निवृत्त यानी सेवा मुक्त होने के समय सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, इसके लिए राज्य प्रयत्न करेंगे। उनके मानसिक शांति के लिए उन्हें मनोरंजन की सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसे प्रयत्न राज्यों को करने का उल्लेख है। करें जब कर्मचारी को उनके कार्यस्थल पर जहाँ वो कार्य करते हैं वहाँ पर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसे वातावरण उनको मिले। जब वो उस कार्य से सेवा मुक्त हो जाएं तो उस समय उनको सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, इसके लिए राज्य कोशिश करें। उनके मन को शांति के लिए मनोरंजन जैसी सुविधाएं प्राप्त हों, ऐसा प्रयत्न राज्यों को करने का वर्णन किया गया है। आगे पढ़ते हैं। इस तरह राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसी समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें जितना संभव हो सके उतना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, धर्म या जाति के भेदभाव के बिना समाज रचना समता मूलक यानी वर्ग भेद न हो, शोषण मुक्त यानी अन्याय मुक्त हो तथा कल्याणकारी समाज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की स्थापना इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह देश के सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए राज्य विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा, ऐसी अपेक्षा यानी उम्मीद की गई है। लोकतंत्र का राजनीतिक क्षेत्र में के अलावा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र तक विस्तार हो, शोषण एवं अन्याय मुक्त ऐसी समता मूलक यानी वर्ग भेद न हो, न्यायी समाज व्यवस्था का स्वप्न साकार करने की जवाबदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। मूलभूत अधिकार राज्य सत्ता को सीमित करता है, जबकि राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य की सत्ता का विस्तार करते हैं। मूलभूत अधिकारी राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। इनमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं यानी एक दूसरे पर आधारित हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इस तरह के राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांतों का यह उद्देश्य है, ऐसा लक्ष्य है कि ऐसी समाज की रचना की जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए, समाज की और राज्य की स्थापना की जाए जिसमें संभव हो सके उतना शासन का विकेंद्रीकरण हो, धर्म या जाति के भेदभाव के बिना समाज की रचना, वर्ग भेद न हो ऐसा समाज की रचना हो, शोषण मुक्त, अन्याय मुक्त तथा
कल्याणकारी समाज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की स्थापना इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह देश में सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके विकास के लिए राज्य अलग अलग कल्याणकारी योजना को लागू करेगा, ऐसा उम्मीद किया गया है। लोकतंत्र का राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र का विस्तार हो, विकास हो, शोषण एवं अन्याय मुक्त ऐसी वर्ग भेद न हो, ऐसी समाज व्यवस्था का स्वप्न पूरा करने के लिए जवाबदारी राज्य सरकार को दी गई है। मूलभूत अधिकार राज्य की सत्ता को सीमित करता है, जबकि राजनीति की मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य की सत्ता का विस्तार करते हैं। मूलभूत अधिकार राज्य की लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। कह रहे इसमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस पाठ को आप लोग अच्छे से सुनिएगा। आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।